हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ रात रानी के एपिसोड 6 को लेकर, जो आपको पसंद आएगा। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर हेडफोन लेके बैठ जाएंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस कहानी को सुनते टाइम। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। रात रानी एपिसोड 6, परछाइयों की पुकार। भूमिका। छाया देव की आंखें हवा में बिखर चुकी है, लेकिन रात की हवाओं में अब भी कुछ बाकी है। गौरी का अंत चुपचाप नहीं हुआ था और शहर की आंखों में जो डर है वो अतीत की कोई बहुत पुरानी दहशत है। अब शुरू करता हूँ एपिसोड 6। शहर गहरी नींद में कांपती है। सपना नहीं, यह कोई चेतावनी है। दरवाजा खुलता है और धुएं में लिपटी परछाई धीमे कदमों से उसके पास आती है। वही चेहरा, वही, पर वो छायादेव नहीं, यह है अंतरा, गौरी की आत्मा, जो अब राख की रानी बन चुकी थी। छायादेव के नाश के बाद उनकी राख से उठी है वो आत्मा जिसे सबने भुला दिया था। वह कोई और नहीं, गौरी ही है। गौरी की आत्मा अब 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक हिस्सा अंधकार में झूलता हुआ अंतरा, दूसरा हिस्सा उजाले की पुकार में फंसा हुआ गौरी की याद। अंतरा कहती है, तुम्हारे अंदर ही अतीत की आग छुपी हुई है शहर। मैं वही लो हूँ जिसने तुम्हें बुझा दिया था। मतलब शहर ने जो लो थी वो गौरी ही थी, जिसने शहर ने उसे भुला दिया था, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकती थी उस पुल से। गौरी को तो वो अपनी बहन मानती थी, मगर एक वादा, एक राज जिसे उसने दबा रखा था, अब वापस आ गया है। शहर का अतीत। पुराने हवेली के तय खाने में शहर फिर से उस सील बंद कक्ष की ओर जाती है जहां बचपन में उसने कुछ देखा था जो उसे आज तक डराता है। यही पहली बार सामने आता है शहर का अतीत। शहर का असली नाम सहाना है और वो भी एक समय में चंद्रा कुल की उत्तराधिकारी थी। मतलब शहर भी एक रानी थी। गौरी उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी संरक्षक थी। मतलब उसकी जो रक्षा करने वाली एक योद्धा थी गौरी। छाया ने सबसे पहले जिसने सामना किया था वह सहाना ही थी और उसने अपने पूरे कुल को भस्म होते हुए देखा था। गौरी ने उसे एक वादा लिया था, तू मेरी यादों में जिंदा रहेगी, पर अगर कभी मैं खुद राख बन जाऊं तो मुझे मत
जगाना। लेकिन शहर ने उस वादे को तोड़ दिया। राख की रानी खुद को बुलाया। अब अंतरा सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो एक दुष्ट ऊर्जा बन गई है जो रात में जीवित रहती है और दिन में उजाले से डरती है। शहर रूहों के दरवाजे में जाती है जहां आत्माएं फैसला करती है कि कौन बचेगा और कौन मर जाएगा। मतलब कौन बचेगा और कौन जिंदा रहेगा, कौन मिट जाएगा, वो आत्माएं फैसला करती है। सकाल, जो छायादेव का शिष्य था मगर अगर खुद एक बड़ा आत्मिक अस्त्र बन चुका था, वह अंतरा से मिल गया है और अब दोनों की एक योजना है रात रानी को मार देने की। शहर को करना यह है कि आत्मा का सामना उसे करना होता है। उसके पास बचा है एक ही अस्त्र, अग्निवीणा, जो उसकी माँ ने उसे दिया था जब वो छोटी थी। उस वीणा की अग्नि की धुन अंतरा को रोक सकती है, पर कीमत क्या होगी? अग्निवीणा जितनी बार बजेगी शहर की स्मृति उतनी बार खो जाएगी। मतलब वो अग्निवीणा जितनी बार बजेगी उसकी आवाज से शहर सब भूल जाएगी कुछ टाइम के लिए। धुएं में राख, डर और प्यार के बीच शहर अंतरा को रोकती है, पर एक अंतिम दृश्य में अब सब खत्म हो जाता है। शहर की आंखों में अब गौरी की यादें नहीं, मैं कौन हूँ? सकाल दूर खड़ा हुआ मुस्कुराता है, हा हा हा, और कहता है, आत्मा मरती नहीं, वो बस चेहरे बदल लेती है। अब सवाल ये है, क्या शहर सच में खुद को खो चुकी थी? क्या अगली रात रानी अब और भी शक्तिशाली होने वाली थी? क्या सकाल अब अगला अंधकार फैलाएगा क्योंकि शहर सब भूल चुकी है? क्या होगा वो तो अगले अध्याय में पता चलेगा। तो एपिसोड 7 हम शुरू करते हैं। रात्र माया कौन है? सदियों से पहले एक रात की देवी वो थी जिसने लोगों को भुला दिया था। अंधकार की रक्षक बनी थी, लेकिन जब उसने मृत्यु को जीवन के बीच का संतुलन तोड़ना चाहा तो उसे आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया गया। वह कहती है, मैं रात्रि हूँ, शाश्वत, चुप, मगर सब जानते हूँ। मतलब सब जानती हूँ, मैं सब जानने वाली हूँ और मुझे सब पता होता है, लेकिन तुम सबने मुझे बुला दिया है। अब मैं लौटूंगी राख, आत्मा और अतीत के रास्तों से। वो लड़ना क्यों चाहती है? क्योंकि उसका मानना है कि आत्माएं अब न्याय के बिना मारी जा रही है। रात की सत्ता छीन गई है। शहर जैसी रात्र रक्षक भी अब उजाले की ओर मुड़ गए हैं। शहर जिसने अंतरा गौरी को रोका था वही अब प्रमुख बाधा बन चुकी है रात्र माया के लौटने में। इसलिए वो
शहर से एक आखिरी युद्ध चाहती है, जिसने या तो शहर रात्र की सेवा में लौटे या फिर राख बन जाए, मतलब शहर मर जाए। सकाल ने रात्र माया को क्यों बुलाया है? तुम्हारी बात सच लगती है। सकाल ने ही रात्र माया को जगाने का तरीका बताया था, लेकिन सच ये भी हो सकता है रात्र माया ने सकाल को चुना था, क्योंकि छाया देव की राख, गौरी की आत्मा और शहर की स्मृति तीनों मिलकर वो द्वार बनाते हैं जिससे रात्र माया लौट सकती है। सकाल ने कहा, आत्माएं चेहरे बदलती हैं, पर असली खेल तो रात्र माया की रानी के हाथ में था। शहर की स्मृति लौट सकती है, काया उनकी गाइड बनेगी। सकाल और रात्र माया की मिल भगत सामने आएगी। रात्र माया खुद प्रकट होगी और कहेगी, मेरे बिन रात्र अपूर्ण है। शहर तू मेरी उत्तराधिकारी या मेरी अगली राख। रात्र माया कौन है? सदियों से पहले एक रात की देवी जिसने लोगों ने उसे भुला दिया था, अंधकार की रक्षक बनी थी, लेकिन अब उसने मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन तोड़ना चाहा था और आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया गया था उसे। वो कहती है, मैं रात्रि हूँ, शाश्वत, चुप, मगर सब जानने वाली। लेकिन तुम सबने मुझे बुला दिया है। अब मैं लौटूंगी वापस, राख, आत्मा और अतीत के रास्तों से। वो लड़ना क्यों चाहती है? क्योंकि उसका मानना है कि आत्माएं अब न्याय के बिना मारी जा रही है। रात की सत्ता छीन गई है। शहर जैसे रात्र रक्षक भी अब उजाले की ओर बढ़ चुके हैं। शहर जिसने अंतरा गौरी को वही प्रमुख बाधा बन चुकी है रात्र माया की लौटने में। मतलब रात्र माया जब लौटी, उसके आने की जो कड़ी है वो शहर के साथ जुड़ी है। क्या सकाल ने रात्र माया को बुलाया है? तुम्हारी बात सच लगती है। सकाल ही रात्र माया को आजाद करने वाला तरीका खोजा था, जिससे रात्र माया वहां से बाहर निकल आए। रात्र माया ने सकाल को चुना था, क्योंकि छाया देव की राख, गौरी की आत्मा और शहर की स्मृति तीनों मिलकर द्वार बनाते हैं जिससे रात्र माया लौट आती है। एपिसोड 7। तुम रात्र माया कौन है? सदियों से पहले रात की देवी जिसने लोगों को भुला दिया था, अंधकार की रक्षक बनी थी। जब उसने मृत्यु और जीवन के बीच संतुलन को तोड़ना चाहा, तो उसे आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया गया।
सकाल और रात्रमाया की मिलीभगत सामने आएगी या फिर रात्रमाया खुद प्रकट होगी और कहेगी, मेरे बिना रात्र अपूर्ण है, तुम मेरी उत्तराधिकारी, मेरी अगली राख हो। पिछली कड़ी। छाया देव की राखें हवाओं में बिखर चुकी थी, लेकिन रात की हवाओं में अब कुछ बाकी है। गौरी का अंत चुपचाप होने लगता है और शहर की आंखों में डर है। वो अतीत की पुरानी दहशत है कि मेरे अतीत में आखिर कोई राज ना खुल जाए। शहर गहरी नींद में कांपती है। सपना नहीं, बल्कि यह कोई चेतावनी है। दरवाजा खुलता है। धुएं में लिपटी हुई परछाई और धीमे कदमों से उसके पास आती है। वही चेहरा, वही छाया देव नहीं, बल्कि अंतरा, गौरी की आत्मा, अब जो राख बन चुकी थी। छाया देव के विनाश के बाद राख से उठी वो आत्मा जिसने सबको बुला दिया था, वो कोई और नहीं, गौरी थी। गौरी की आत्मा अब 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा अंधकार में चलता है, अंतरा, और दूसरा हिस्सा उजाले की पुकार में फंसा हुआ, गौरी की स्मृति, गौरी की याद। अंतरा कहती है, तुम्हारे अंदर भी मेरी अतीत की आग छुपी हुई है शहर। मैं वही लो हूँ जिसने तुम्हें बुझाया था। गौरी को अपनी बहन मानती थी शहर, मगर वादा एक उसने राज छुपाया था, जिसने उसे दबा रखा था, अब वापस आ गया है। पुराने हवेली के तहखाने में सिर्फ उसे सील बंद कक्ष की ओर जाती है शहर, जहाँ बचपन की यादों से जुड़ा कुछ रखा हुआ है, वो उसे मिलता है। यही पहली बार सामने आता है शहर का अतीत। शहर का अतीत नाम सहाना था, और वो भी समय में चंद्रा कुल की उत्तराधिकारी थी। गौरी उसकी बहन नहीं, बल्कि उसकी संस्करण थी। छाया देव से सबसे पहले उसी का सामना हुआ था शहर का। गौरी का उसने एक वादा लिया था। तू मेरी यादों में जिंदा रहेगी, पर अब कभी खुद को राख बन जाऊं तो भी मुझे जगाना मत। लेकिन शहर ने वादे को तोड़ दिया। राख की रानी को खुद को बुलाया। अब अंतरा सिर्फ आत्मा नहीं, वो एक दुष्ट ऊर्जा बन चुकी थी, जो रात में जीवित रहती थी और दिन में उजाले से डरती थी। शहर रुको दहशत के बारे में शहर रुको के दरबार में, रूहों के दरबार में जाती है, जहां आत्माएं फैसला करती है कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। वहां मिलता है उसे रहस्यमय चेहरा, सकाल, जो छाया देव का शिष्य था, मगर अब खुद के लिए बहुत
उसका आत्मिक शस्त्र बन चुका था। लास्ट डायलॉग। शहर दूर खड़ा हुआ मुस्कुराता है, हा हा हा, और कहता है आत्माएं मरती नहीं, वो बस रास्ता बदलती है। गौरी और विहान का आमना सामना हुआ था। शहर और रात्र माया की अगली परीक्षा। यह सकाल की राख से जन्म लेने वाली थी एक नई आत्मा। क्या गौरी और विहान का आमना सामना प्रेम की राख। अब जब विहान को सच्चाई का पता चल चुका था, वह टूट चुका है, बिखर चुका है, मगर कहीं न कहीं अब उसके सकाल के जैसी छाया पनपने लगी है। गौरी को खो देने के गौरी के सामने मतलब दो रास्ते होंगे। या तो वह सच्चे प्यार को, विहान को फिर इंसान बना दे, या फिर विहान को उसी की राख में झोंक दे जिसने सकाल को कभी वापस न लौट सके। मतलब जो विहान था उसकी कुछ ना कुछ जो जुड़ा हुआ था सकाल के साथ, इसीलिए गौरी कहती है कि मैं जो विहान को भी खत्म कर दूंगी, इसीलिए सकाल वापस ना आ पाए। इससे कहानी होगी प्रेम और धोखे की अगली परत, विहान की आत्मा का संघर्ष और गौरी का अंधेरे में पूरी तरह बाहर आना या फिर उसमें गिर जाना। शहर और रात्र माया की अगली परीक्षा। शहर और रात्र माया की अगली परीक्षा। अग्नि की देवी राख की पुत्री रात्र माया अब शहर को रात्र रानी मान चुकी थी, लेकिन रात्रि का एक नियम है, जिससे राख पनपनाए उसे परीक्षा भी देनी पड़ेगी। शहर को भेजा जाएगा मृत स्मृतियों के वन में। वहां अपने सबसे छुपे हुए डरों के सामने वो सामना करेगी, अपने सबसे खतरनाक डर का, जहां उसकी माँ, उसका पुराना प्यार, उसकी आत्मा के टुकड़े सब मिलेंगे। और वहां एक राक्षसी विस्मणी होगी जो उसकी यादें छीनना चाहती है। यह भाग होगा अंतिम युद्ध, स्मृति, बलिदान और आत्म स्वीकृति की कथा। सकाल की राख से जन्म लेने वाली आत्मा, विश्वरात का श्राप। कहा गया था कि हर राख राख नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो बीज होती है। मतलब उसमें से कुछ ना कुछ उत्पन्न होने वाला था। सकाल की राख से जन्म लेगा विज्र, एक आत्मा जो सकाल के क्रोध और विशिष्ट शक्ति से बना है।
बिना किसी दया के, बिना किसी आत्मा के, सिर्फ एक मकसद है उसका, जो सबको खत्म कर देने का उसका मकसद है। शक्ल इंसान था, विजरा सिर्फ शक्ति है। विजरा को कोई रोक नहीं सकता था, सिवाय उसके जो उसे पैदा होने से पहले ही पहचान ले। और वही है गौरी और शहर दोनों मिलकर। तो अब फैसला तुम्हारा है। तो अब शुरू होता है एपिसोड 8, राख से उठी चीख। अब कहानी में एक दिलचस्प विलन का एंट्री होने जा रहा है, जिसका नाम है काल सर्प। मतलब काल सर्प की इस कहानी में एंट्री होने जा रही है। इससे कहानी और भी खूबसूरत और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, सुनाना शुरू करता हूँ मैं। स्टार्टिंग का दृश्य, पूरा आसमान काला है, जैसे चांद ने खुद को किसी डरावने पर्दे में छुपा लिया हो। हवाएं किसिया रही है। चांदनी हवेली के आसपास का जंगल अचानक सुलगने लगा है। नहीं, ये आग नहीं थी, बल्कि किसी के आने की आहट थी। और फिर उसी राख से उभरी एक आकृति। उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक खालीपन, जिसमें सिर्फ नफरत भरी हुई थी। मैं हूं अमरकांत, राख का राक्षस। जिस्म नहीं था, बस राख का ज्वालामुखी था वो। हर जगह जहां उसका कदम पड़ता था, धरती बंजर हो जाती थी। मंत्र और देवी देवताओं मौन रात्र माया तक पीछे हट जाती थी उसके डर से। शहर की चेतावनी। शहर को एक सपना आता है। गौरी को अपना नया नाम, नया शस्त्र मिल चुका था, लेकिन समय बहुत कम है। अमरकांत अजय है। अगर राख को राख से न जला दिया तो उसका खात्मा नहीं होगा शायद। गौरी का नया रूप। गौरी का तपस्या करती है, मतलब गौरी तपस्या करती है, जिससे उसे कुछ शक्ति मिल जाती है, जो अपनी आत्मा की सारी पीड़ा, गुस्से और टूटे हुए प्यार को एकत्र करती है। और तब प्रकट होता है उसका शस्त्र, अग्नि चक्षु। एक ज्वलनशील त्रिशूल जो सिर्फ पवित्र हृदय से जलता है। गौरी अब साधारण नहीं थी। उसकी आंखें में प्रेम छुपा हुआ था, लेकिन अब उसने शक्ति भी
थी, मतलब उसके साथ शक्ति का उजागरण भी हो चुका था। महासंग्राम, गौरी बनाम अमरकांत, मतलब गौरी और अमरकांत की घमासान फाइट होने वाली है। देखते हैं इस एपिसोड में आखिर होता क्या है। अमरकांत का काला तूफान चांदनी की हवेली को निगलने को था। गौरी सामने आई। तेरी राख से तेरा जन्म हुआ, पर मैं आग हूँ जो राख भी जला सकती है, मतलब तुम्हें जला दूंगी पूरे का पूरा। तीनों रातों तक युद्ध चला। हर मंत्र विफल, पर गौरी का त्रिशूल अमरकांत की छाती के अंदर जा लगा था। उसकी चीखों से रात कांपने लगी और अनंत वो राख फिर राख बन गया। पर ये अंत नहीं था। अभी लोगों की सांसें लौटी ही थी कि पृथ्वी फटी और निकला एक काले रंग का 5 सिरों वाला नाग। उसका फन पर ताम्र तिलक था और आंखों में काल का विष। मैं हूँ काल सर्प, शेषनाग का गिरा हुआ पुत्र हूँ मैं। जहाँ अमरकांत की राख थी, मैं अमरकांत का ही जहर हूँ, वो कहता है। अगली कड़ी में काल सर्प का रहस्य। क्या रात्रा माया और काल सर्प का कोई पुराना रिश्ता है? और विहान जो खुद को खो गया है अमरकांत के जाते ही, क्या वो काल सर्प से जुड़ने वाला था? अध्याय 8, राख से जुड़ी हुई चीख। अमरकांत का उदय, मतलब अमरकांत का जन्म कैसे हुआ, अब इस एपिसोड में हम जानेंगे। अमरकांत के जन्म की शुरुआत चांदनी की हवेली चारों ओर शहर और रात्रा माया रात में घूमती है। उन्हें लगता है कि शांति लौट आई है, पर वो झिलमिलाती राख हवेली के नीचे जमीन पर कुछ सांस ले रहा था, मतलब कुछ मिस्टीरियस सा उस हवेली में लौटने वाला था, जिसे शहर और रात्रा माया अनजान थे। अभी तक उनको नहीं पता था कि अगला खतरा क्या होने वाला है। वो अनजान थी खतरों से। उसी राख में एक टूटा हुआ शंख पड़ा है, जो सकाल की राख के साथ मिक्स हो चुका था। मतलब जब सकाल का अंत हुआ था, तब वो शंख भी उसके साथ मिक्स हो चुका था। रात्रा माया, ये शंख जिसे
कभी देवों ने त्यागा था, अब राक्षसों के पास पहुंच चुका था और उसका सांस बन चुका था। मतलब कभी वो देवों ने जो शंख त्यागा था, अब राक्षसों के पास पहुंच चुका था। अमरकांत का जन्म होने वाला है अभी। आधी रात को धरती फटती है, हवेली की दीवारों में कंपन होने लगता है, राख का तूफान उठता है और उसी में एक आकृति उठती है। अमरकांत शरीर नहीं, सिर्फ आग और राख से बनी हुई परछाई थी वो। अमरकांत गहराई से, मुझे किसी माँ ने नहीं जन्म दिया, मैं तिरस्कार की आग हूँ और अब जलाऊंगा हर रिश्ते को, हर रक्षक को। मतलब वो बदले की आग लिए लौट चुका था अभी। गांव में अंधकार छा जाता है, पक्षी मर जाते हैं, इंसान बिना चोट के दम तोड़ देते हैं। मंदिर के जलते दीपक खुद ब खुद भीग जाते हैं। मतलब दिए जो जल रहे थे मंदिर में वो बुझ जाते हैं, क्योंकि काल सर्प की एंट्री कहानी में होती है। मंत्र देवी सब निष्फल हो जाते हैं। रात्रा माया और शहर कोशिश करती है कि मंत्र पढ़ती है, रेखाएं चीखती है, पर अमरकांत को कुछ असर नहीं होता है। यहाँ पहली बार देवताओं की शक्ति बेअसर होने लगती है, जैसे पूरा ब्रह्मांड खुद थक चुका हो। मतलब जो देवी देवताओं जो सर्प को रोकने के लिए जो सब कुछ साम दाम दंड भेद जो करते हैं वो सब निष्फल होता चला जाता है। गौरी की वापसी। गौरी हिमालय की एक चोटी पर तप कर रही थी। अब वह दर्द विहान के झूठे प्यार और सकल की हिंसा को शक्ति में बदल रही थी। एक नई शक्ति का जन्म लेता है, अग्नि चक्षु। अग्नि चक्षु त्रिशूल, जो सिर्फ आत्मा की सच्चाई से चलता है। गौरी को आंसू जल रहे थे और वही आंसू त्रिशूल में परिवर्तित हो जाते हैं। युद्ध। अग्नि बनाम राख। अमरकांत और गौरी के सामने दोनों आमने सामने आते हैं। 3 बार उसकी शक्ति गौरी के पीछे धकेली जा चुकी है। शहर ने रात्र माया भी घायल हो चुकी है, पर अब अपने दिल की बात याद रखती है।
मैं कमजोर नहीं, मैं प्रेम हूँ। त्रिशूल चमक उठता है, एक विशाल विस्फोट होता है। अब शुरू होता है रात रानी का अध्याय 10। रात्र माया शेष विष की शांति। 5वां शेर 5वां द्वार। अब युद्ध नहीं, अंदर का समर्पण। विष खत्म नहीं हुआ था, उसे एक रूप में चेंज कर लिया था, मतलब खुद को उसने एक नया रूप दे दिया था। काल सर्प की आत्मा विहान में समा चुकी है, अब इंसानों की तरह दिखता है, पर भीतर से एक ऐसा नाग बन चुका है जो इंतजार कर रहा है कि प्रेम धोखा खा जाए ताकि वह दोबारा जाग सकता हो। भाग 1। शहर की खोज। शहर सपनों में एक पुरानी नागिन दिखाई देती है। शहर के अपने सपनों में जो वो सपना देखती है, उसमें उसे पुरानी नागिन दिखाई देती है। वह खुद को माया शेष कहती है। वह पूर्ण रूप से देवी थी, ना राक्षसी, बल्कि बीच की सत्ता जो विष को समर्पण से शांत करती थी। शेष माया, तुम्हारे सामने अब तलवार बेकार है, क्योंकि विष से विष नहीं हट सकता। सिर्फ प्रेम की प्रतीक्षा उसे बेमतलब बना सकती है। गौरी की परीक्षा। गौरी बिहान को मारने जाती है, पर उसके सामने वह मासूमियत से मुस्कुराता हुआ। एक क्षण उसका त्रिशूल कांप उठता है, तभी सर्प उसकी आंखों में झांकता है और वो कहता है, मारोगी तो यही बन जाओगी जो मैं हूँ, छोड़ दोगी तो उसे पूरी तरह निगल लूंगा मैं। मतलब जो शहर थी अब दोनों तरफ से फंस चुकी थी, या तो वो मार सकती थी या फिर उसको छोड़ सकती थी। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो नाग उसे पूरी तरह से निगल लेता था, जिसे वो मारने जा रही थी। गौरी के भीतर एक उदासी छा जाती है और वो टूट सी जाती है। वो सोचती है कि आगे मैं अभी क्या कर सकती हूँ। उसे समझ नहीं आता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। मतलब वो कंफ्यूज हो चुकी थी, आगे का रास्ता मैं कैसे ढूंढ सकूं। या तो लड़ाई करूं या तो लड़ाई से मैं क्विट कर दूं, या कि बाहर चली जाऊं मैं। रात्र माया उसे चेतावनी देती है, अगर तू अपने घावों से डरती रही तो काल सर्प कभी नहीं मर पाएगा। माया शेष का उदय भाग 3। माया शेष प्रकट होती है।
उसके बाल जल की तरह बहते हैं, मतलब पानी की तरह उसके बाल बहते हैं। आंखों में सांप जैसी पर आवाज माँ जैसी थी उसकी। वह बजाती है कि काल सर्प को हराया जाए। उसका रहस्य वो शहर को बताती है। उसे सिर्फ एक समर्पण स्थल पर ले जाती है। नाग नींद में डाला जा चुका था। विष को जीतना है, जो उसके सामने खड़ा करो, जिसे वो ज्यादा तोड़ना चाहता है, सच्चा प्यार। विहान और गौरी की अंतिम 30 मिनट। गौरी जानती है कि विहान अब पूरी तरह से वह नहीं रहा जो वो पहले रहा करता था। फिर भी वह आखिरी बार उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर तू अब कहीं है तो मेरी आंखों में देख विहान। विहान के भीतर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। काल सर्प की आत्मा उसे रोकने की कोशिश करती है। अचानक गौरी उसे गले लगा लेती है और उसका अग्निचक्षु त्रिशूल पीछे खुद घोंप लेती है। मतलब गौरी की शायद मौत हो जाती है। एक विशाल विस्फोट होता है वहां पे, जब गौरी त्रिशूल अपने भीतर मार लेती है। विष, प्रेम और आत्मा तीनों की ऊर्जा मिलती है। काल सर्प की आत्मा चिल्लाती है और माया से आकर ऊर्जा को समेट लेती है। भाग 5। काल सर्प की स्टोरी आगे बढ़ते हुए अब काल सर्प हजारों वर्षों की नींद में रखा होगा। मतलब काफी सालों से वो नींदों में था, वो अब जाग चुका था। लेकिन किसी को उसकी आत्मा को थामना होगा। रात्र माया आगे बढ़ती है। मेरे भीतर इतना अंधेरा है कि उसे सोने दे सकती हूँ और शायद यही मेरी मुक्ति का कारण बन सकता है। शेष माया रात्र माया को नाग की नींद की गुफा में लेके जाती है। लास्ट सीन। विहान अब मुक्त हो चुका था, लेकिन कमजोर था वो। गौरी ने अपनी सारी शक्ति त्याग दी थी और अब एकमात्र सामान्य स्त्री की तरह शांत रहने लगी थी वो। शहर अब चांदनी की हवेली की रक्षक बन गई थी।
माया अब झील की गहराइयों में लौट आती है। की तरह से झील की गहराई में लौट आती है और एक पंक्ति कहती है, जहां विष भी प्रेम से हार जाए वही सच्ची रात रानी कहलाती है। मतलब वही सच्ची रात रानी का उदय होता है, मतलब वो खिलती है। अब अगली कड़ी तक हम पहुंच चुके हैं। अध्याय 11, छठा द्वार, रात्र माया का प्रकोप। अध्याय 11, विष की संतति, काल सर्प का वारिस। यह केवल आत्मा की शक्ति नहीं बल्कि चेतना का पुनर्जन्म हो चुका था। रिश्तों की टूटी हुई लकीरें और अब नई अनदेखी साजिश के बीच एक नया बीज का जन्म ले चुका था। तो अभी जो होता है ना, वो कालदूसर के बारे में लास्ट चरण तक हम पहुंच चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं। शांति की राख और विष का बीज, भाग 1। नागनींद की समाधि। बाहर से मन, भीतर से हलचल। गुफा अब अंदर से बंद हो चुकी थी। रात्र माया की देह पत्थर हो चुकी थी, लेकिन चेतना अभी भी बाकी थी। भीतर उसकी आत्मा काल सर्प की आत्मा के साथ स्थायी संघर्ष में सामना कर रही थी। न तलवारें हैं, न शत्रु हैं, सिर्फ भावनाएं हैं, एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रही है। रात्र माया भीतर से, मैं तुम्हें बांधने नहीं आई थी, मैं तुझमें छिपे उस हिस्से को जगाने आई थी जो अब प्रेम चाहता है, प्यार चाहता है। काल सर्प अंदर से कहता है, अगर वो हिस्सा भी था तुम सबसे, उसने जो कुचल दिया था वो तुम्हारी वजह से ही। मैं वो जो तुम प्यार की बात कर रही हो ना, पर तुम्हारी वजह से ही मैं नफरत का आदी बन चुका हूँ। पर पहले मैं अच्छा और एक
अच्छा राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने मेरे अंदर नफरत पैदा कर दी, इसीलिए मैं नफरत का आदी बन चुका हूँ। भाग 2। माया शेष की सच्चाई। वो अकेली क्यों है? शहर और गौरी बाहर प्रार्थना कर रही थी। माया शेष कौन है? माया शेष मौन क्यों खड़ी रहती है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी शहर उससे पूछ बैठती है, तुम अब तक क्यों सहती रही हो? फिर क्यों नहीं झुकी देवताओं के आगे तुम? क्यों अपने लिए अंत मांग रही हो तुम जी भी तो सकती हो, तो तुम मरना क्यों चाहती हो? शेष माया, क्योंकि मेरा अंत काल सर्प के अंत के साथ बंधा हुआ है, और आज जब रात्र माया ने मेरी जगह ली तो मेरा भार और बढ़ चुका था। मतलब अगर मैं नहीं मरूंगी तो जो सर्प है, जो आतंक फैला रहा है, वो जिंदा रहेगा। इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। उसकी आंखें भर आती हैं। मैं अब इस कहानी की जगह मैं अब इस कहानी की गवाह में अब इसकी उत्तराधिकारी बन चुकी हूँ। रात्र माया के अंदर एक दूसरा द्वार खुलता है। काल सर्प की आत्मा, जो अब तक सिर्फ क्रोध में ही थी, अब एक स्मृति का दरवाजा खोल देती है। रात्र माया देखती है, एक बच्चा सर्पों के बीच अकेला रो रहा है। न माँ है, ना कोई पापा, ना कोई पिता है। वहां पे कोई मौजूद नहीं था। बस देवता खड़े रहे थे, पर पीठ मोड़कर। मैंने उन्हें भगवान कहा। उन्होंने मुझे अभिशाप दे दिया। रात्र माया के आंखों में आंसू आ चुके थे, और वो पहली बार रात्र काल सर्प के सिर को अपने घुटनों पर रखती है। कहीं कुछ टूटता है। रात्र माया का जन्म पर अधूरा।